हेलो एवरीवन, आईसीएस एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक की मदद से आप हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश का पुनर्गठन डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है ये आपके प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए हमारी टीम की पूरी कोशिश थी कि मैप की मदद से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान बनाया जा सके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मध्य प्रदेश कैसा है ये जानने के लिए, मतलब जो आज का मध्य प्रदेश बना हुआ है जिस स्थिति में ये है, ये जानने के लिए हम थोड़ा सा पहले इतिहास का मध्य प्रदेश देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो शुरुआत है बनने की वो कहाँ से हुई है। काफ़ी पहले का इतिहास तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सिलेबस के परस्पेक्टिव से, पर लेकिन हाँ, इंडिपेंडेंस टाइम से जो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम से, उधर से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम थोड़ा सा उसके पहले का थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे कि कौन से क्षेत्र कहाँ क्या कैसे थे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर आप ये मैप देख सकते हैं तो इसमें ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र की तरह बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1861 में बनाया गया था, जिसे हम जुडिशियल कमिश्नर टेरिटरी भी कहते थे। ठीक है, इस टॉपिक को हम थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ी सी आपकी एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ कब कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो ये पूरा एरिया जो है सेंट्रल प्रोविंस के नाम से बनाया गया था, जिसे हम जुडिशियल कमिश्नर टेरिटरी भी कहते थे। फिर इसी क्षेत्र को जो है 1921 में गवर्नर प्रोविंस भी बना दिया गया था, क्योंकि जैसे आप देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स के अंदर जो है काफी सारे ब्रिटिश प्रोविंस थे जिन्हें ब्रिटिश डायरेक्टली रूल कर रहा था, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट थे, कुछ छोटे प्रिंसली स्टेट थे और मेजर पार्ट्स थे जिन्हें हम ब्रिटिश इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उन्हें जो है ब्रिटिशर्स जो है डायरेक्टली रूल कर रहे थे, तो उनको जो है गवर्नर्स प्रोविंस भी कहते थे। फिर इसके बाद इसी हिस्से में जो है 1933 में हैदराबाद के निजाम से कुछ हिस्से लेके जो है इधर अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद का राज्य था, जिनके कुछ हिस्से लेके जो है सेंट्रल प्रोविंस में मिला दिए गए और उन्हें हम बेरार के नाम से जानने लगे। ठीक है, ये एरिया को हम विदर्भ के नाम से भी जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है, वर्तमान में महाराष्ट्र में है। तो कब बेरार को जो है सेंट्रल प्रोविंस से कब मिलाया गया था? तो 1933 में जो है बेरार को हैदराबाद से लेके जो है निजाम, मतलब वहाँ के जो शासक थे वो निजाम थे, तो निजाम से लेके जो है सेंट्रल प्रोविंस के इलाकों में इनको मिला दिया गया था। तो उस दिन से 1933 से ये एरिया जो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के नाम से जाने जाने लगा था। हमने पिछली स्लाइड में ये देखा कि 1861 से लेके 1833 तक में मध्य प्रदेश के रीजन में क्या क्या बदलाव हुए। इस मैप के थ्रू जो है, पार्टीशन के जस्ट पहले के मैप के थ्रू जो है, हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय का भारत कैसा दिखता था। तो आप ये जो डार्क पिंक एरिया में जो भी एरिया देख रहे हैं, ये जैसे ये जो डार्क पिंक एरिया है, ये जो डार्क पिंक एरिया है, इधर जो हैदराबाद वाले ये डार्क पिंक एरिया है, ये सारे जो हैं प्रिंसले स्टेट थे। ठीक है, और ये जो लाइट पिंक एरिया में आप देख रहे हैं ये सारे जो हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। कि ये जो हमें मेनली इस एरिया में फोकस करना है। अच्छा, ये पेन विजिबल नहीं है, ठीक है, तो हमें इस एरिया में फोकस करना है मेनली। तो आप मतलब एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में देखिए कि इंडिया में जो है कौन कौन से प्रिंसली स्टेट थे और कौन कौन से ब्रिटिश प्रोविंस थे। तो जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में वो चीज़ डिस्कशन की है कि जो गवर्नर प्रोविंस बनाई गई थी वो 1921 में बनाई गई थी। फिर इसके बाद जो ये हैदराबाद है हमारा, इसका एक हिस्सा लेके जो है, जिसको हम बेरार के नाम से भी जानते हैं, उसको जो है सेंट्रल प्रोविंस में जोड़ दिया गया था और 1933 से जो है वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के नाम से जाने जाने लगा। ये मैप हमारा जो है इंडिया के पार्टीशन के जस्ट पहले है। इंडिया के पार्टीशन के बाद जो है भारत को कुल 4 भागों में बांट दिया गया, जिनमें हमारे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में, इन 4 भागों में जो है भारत को आज़ादी के बाद जो है इन 4 हिस्सों में भारत के जो भी क्षेत्र थे उनमें रख दिए गए। तो आइए हम देखते हैं कि इन चारों क्षेत्रों में क्या क्या डिफरेंस था। जो भी एरिया जो है पार्ट ए में रखे गए थे ये सारे के सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। ठीक है, जैसे कि आप इस मैप में भी जो लाइट एरिया में देख रहे हैं कि ये यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, है ना, ये हमारा यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, ये बिहार हो गया, ये कूच बिहार हो गया, सेंट्रल प्रोविंस हो गया, ठीक है, ये ओडिशा हो गया, ये मद्रास हो गया। ये सारे के सारे जो है ब्रिटिश प्रोविंस थे, यहाँ ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन था। तो इन सारे हिस्सों को जो है हमने कौन से कैटेगरी में रख दिया? इनको पार्ट ए में रख दिया। फिर पार्ट बी में जो है प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर, पार्ट बी में उन हिस्सों को रखा गया जो कि बड़ी देशी रियासतें थी, जो भी भारत की बड़ी रियासतें थी उनको पार्ट बी में रखा गया। जैसे कि हमारा हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मध्य भारत हो गया, मैसूर हो गया, पटियाला हो गया, ईस्टर्न पंजाब हो गया, है ना। ये सारे एरियाज जो हैं
ये बड़ी हमारे देश की बड़ी रियासतें थी, तो इनको हमने पार्ट बी में रख दिया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये हम अगली आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि ये चीज़ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि पार्ट ए बी सी डी में हमने ये सारी चीज़ों को डिवीजन क्यों किया। ठीक है, पार्ट सी में जो है कौन से एरिया थे कि जो छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे कि हमारे ये जो ईस्टर्न इंडिया है, इसको जो है बाद में जो है हमारा विंध्य प्रदेश के नाम से इसको जाना जाने लगा। फिर हमारे सेंट्रल प्रोविंस में एक छोटा सा एरिया था भोपाल, जिसे भी एक छोटी रियासत थी वो, वहाँ की जहाँ का जो शासक थे वो बेगम का शासन था उस टाइम में भोपाल में, तो उस एरिया को जो है हमने जो है पार्ट सी में रख दिया। इसी तरह जो है यहाँ पास मणिपुर के एरिया को, इसको भी हमने पार्ट सी में रखा था। हमारा इस एरिया में एक छोटा सा हिस्सा और था बिलासपुर का, उसको भी हमने पार्ट सी में रखा हुआ था। तो जो भी छोटी छोटी रियासतें थी उनको हमने पार्ट सी में रखा था। फिर उसके बाद जो है पार्ट डी में हमारा यूजली जो ये अंडमान एरिया और ये लक्षद्वीप वाले एरिया जो भी लाइक केंद्र शासित, आज के वर्तमान में केंद्र शासित क्षेत्र हैं, तो इनको जो है हमने पार्ट डी में रखा। तो पार्ट डी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पार्ट ए बी सी थोड़ा सा समझना था। आई होप इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि पार्ट ए बी सी में क्या क्या डिफरेंस था और कौन कौन से एरियाज आते थे उनमें। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने पहले मैप में आज़ादी के पहले के मध्य प्रदेश को देखा है। अब इस मैप में हम 1947 से लेके 1956 यानी मध्य प्रदेश के पुनर्गठन तक मध्य प्रदेश कैसा था, कैसा दिखता था, कौन से क्षेत्र थे इनमें, हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप इस एरिया को भी पहले देख चुके हैं, इसको जो है हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के नाम से जानते थे। तो ये पूरा हिस्सा जो है लगभग सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के नाम से आया जाता था, और ये ईस्टर्न प्रिंसली स्टेट था, और ये वाला हिस्सा जो है हमारा राजपुताना वाली टेरिटरी में आता था। तो ये भी जो है प्रिंसली स्टेट वाले हिस्से में आता था। जब हमने इसका इंडिपेंडेंस के बाद डिवीजन किया, 4 पार्ट में किया, तो उसमें जो है हमने जो ये बड़ा क्षेत्र था हमारा सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, है ना, ये चीज़ हमने डिस्कस की कि 1921 में इसको गवर्नर प्रोविंस बना दिया गया था। तो ये ब्रिटिश के अंदर डायरेक्ट रूल में था, ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट रूल में था। तो इसको हमने पार्ट ए में रखा। पार्ट बी जो है हमारा मध्य भारत, ये बड़ी रियासत थी। कौन सी रियासत थी? हमारे ग्वालियर बेल्ट में जो है सिंधिया डायनेस्टी थी, और हमारे जो इंदौर वाले क्षेत्र में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हमारी होलकर डायनेस्टी थी। तो ये दोनों जो है बड़ी रियासतें थी, तो इनको जो है हमने पार्ट बी में रखा। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ये डिस्कस किया कि पार्ट ए में कौन कौन से हिस्से थे, पार्ट बी में कौन कौन से हिस्से थे, और पार्ट सी में कौन कौन से हिस्से थे। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पार्ट सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार को ए में क्यों रखा गया और मध्य भारत को बी में क्यों रखा गया। अब सी में ये हमारा ईस्टर्न प्रिंसली स्टेट था, जिसे हम बाद में जो है विंध्य प्रदेश के नाम से भी जाने लगे। तो इसको जो है हमने जो है पार्ट सी में रखा। ठीक है, फिर ये यहाँ पास अगर हम देख लेते हैं तो इधर हमारा भोपाल आ जाता है। तो भोपाल भी एक छोटी रियासत थी, तो इसे भी हमने जो है पार्ट सी में रखा। देखिए, ये टॉपिक जो है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के बन सकते हैं कि ये चारों एरियाज़ के आपको नाम दे दिया जाए, फिर ये पूछा जाए कि इनमें से जुडिशियल कमिश्नर टेरिटरी कौन सी थी। तो ये हमारी जो है सेंट्रल प्रोविंस वाला था। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन भी उठ के बन सकता है कि बेरार कब बना था, बेरार को कब ऐड किया गया था। तो 1933 में ऐड किया गया था। उसके बाद जो है इनमें से कौन कौन से हिस्से जो है लाइक ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा हिस्सा पार्ट बी में था, इनमें से कौन सा हिस्सा पार्ट सी में था। तो ये सारे लाइक फैक्ट्स जो हैं आपको दिमाग में अगर आप समझ गए हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हमारी पूरी कोशिश यही थी कि इस टॉपिक को जो है मैप के थ्रू विजुलाइज करा के आपको ऐसा आपके दिमाग में वो चीज़ समझ जाएँ आप, ताकि आपको बार बार वो ये सारी डेटा एमपी में ऑलरेडी इतना डेटा है कि आप याद करते करते इतना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मतलब दिमाग की कोई सीमा नहीं रहती है। तो इसीलिए कोशिश ये है कि चीज़ें आप जितना बेहतर समझेंगे, याद करने की झंझट उतनी कम रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक ब्रीफ नज़र हम डाल लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट की कौन कौन सी कैपिटल थी, मतलब पार्ट ए की क्या राजधानी थी, कौन से प्रोविंस में आता था, उनके हेड कौन थे। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि पार्ट ए जो कि हमारा सेंट्रल प्रोविंस इन बेरार में आता था, तो इसकी राजधानी नागपुर थी, है ना, इसकी राजधानी लगभग इधर कहीं नागपुर थी। अच्छा हाँ, दूसरी चीज़, ये मैप जो है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है, तो ये एक स्केल्ड मैप नहीं है ना, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे डिफरेंसेस आ सकते हैं, बट मेन मोटो ये है कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे कि हाँ कौन सा हिस्सा किस तरफ आता है। तो ये उस बेसिस से बनाया गया है। तो आई होप आप लोग उस लाइक स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मत जज करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पार्ट ए की जो कैपिटल है वो नागपुर है। कौन से प्रोविंस में आता था? ये सेंट्रल प्रोविंस में आता था। ठीक है, इसके हेड कौन थे? इसके हेड जो है पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पार्ट बी हमारा ये मध्य भारत वाला हिस्सा आता है। इसकी राजधानी 2 थी, इंदौर और ग्वालियर। तो इंदौर जो है हमारी समर की यानी ग्रीष्म काल की जो है राजधानी थी, और ग्वालियर जो है हमारी विंटर कैपिटल थी, यानी जो है हमारे ठंड के समय में जो राजधानी थी वो हमारी ग्वालियर हुआ करती थी। तो 6-6 महीने में इसको स्विच किया करते थे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इनमें से किस पार्ट की जो है
दो राजधानियां थी। तो हमारी जो हमारा पार्ट बी है मध्य भारत, उसमें ग्वालियर और इंदौर, ये दोनों राजधानी बनाई गई थी। इंदौर को समर कैपिटल बनाया गया था, ग्वालियर को विंटर कैपिटल बनाया गया था। ठीक है। इसके जो हेड कौन थे, इसके हेड जो है इनिशियली शुरुआत में लीलाधर सेठ थे। अब बाद में जब पुनर्गठन के समय में 1956 के टाइम में, तब तख्त कमल जैन हुआ करते थे। इसको अभी हम आगे देखेंगे। पार्ट सी में हमारा जो है विंध्य प्रदेश आ जाता है। कौन से प्रोविंस में? विंध्य प्रदेश। इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल रीवा थी। शुरुआत में ये दो हिस्सों में ये बटा था, बुंदेलखंड और बघेलखंड। बघेलखंड को हम रीवा के नाम से भी जानते थे, बट ये फॉर्मेशन के टाइम में मध्य प्रदेश का जब आगे पुनर्गठन हो रहा था, उस समय में जो इसकी कैपिटल रीवा थी। पार्ट सी में जो है हमारा भोपाल स्टेट आ जाता है। पार्ट सी की कैपिटल क्या हो जाती है? भोपाल हो जाती है। इसके हेड कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। रीवा के जो हेड कौन थे? पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे। तो ये सारे डेटा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनको थोड़ा सा अभी याद मत करिए, अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में थोड़ा सा समझेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। आइए तो अब हम इन सभी हिस्सों को जो है पार्ट वाइज देख लेते हैं कि इनके फॉर्मेशन कब हुआ, इनका गठन कब हुआ, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इनका लाइक सीएम कौन थे, गवर्नर कौन थे, कितने प्रिंसली स्टेट थे। ये सारी चीज़ें जो है ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है इस स्लाइड्स में देख लेते हैं। तो हमारा पहला जो पार्ट ए हो जाता है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार हो जाता है। इसमें ये हमारा जो हिस्सा है, इसका अगर हम देखते हैं कौन कौन से एरिया हैं इसके अंदर, तो ये हमारा जो वर्तमान का छत्तीसगढ़ है ये आता था, हमारा जो विदर्भ का रीजन है ये आता था, और हमारा जो ये महाकौशल वाला जो रीजन है, जिसमें जो वर्तमान में हमारा जबलपुर और मंडला वाला जो एरिया है, ये सारे हिस्से जो हमारे सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार वाले रीजन में आते थे। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन जो है 1947 में ही हुआ था, कि भारत के आज़ादी के तुरंत बाद ही हुआ था। इसके जो सीएम कौन थे? इसके सीएम हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के भी पहले सीएम बनते हैं रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 में। गवर्नर कौन थे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपको याद करने के लिए, कि ई राघवेंद्र राव जो थे वो हमारे पहले गवर्नर थे पार्ट ए के, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के। इसमें भी देसी रियासतों का शासन था। कुल कितनी रियासतों का शासन था हमारे सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार में? कुल 15 रियासतों का शासन था। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि हमारा मेंस दिन ब दिन जो है आंसर राइटिंग छोटी होती जा रही है, स्पेस छोटा मिलता जा रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आप इतनी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो आपके आंसर राइटिंग के लिए सफिशिएंट रहेगी विथ मैप, है ना। मैप आपको जिस हिस्से में अगर मेंस की अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मैप लग रहा है, जहाँ जहाँ मैप की पॉसिबिलिटी है, वहाँ हमें मैप जरूर बनाने चाहिए। तो आई होप पार्ट ए जो है थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत नहीं पूरा ही क्लियर हो गया होगा, कि इसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। देखिए फैक्ट तो अंदर बहुत हैं, बट लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, हम सिर्फ वही फैक्ट्स यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आपको जो है एक थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी ज़रूरी रहती है, कि अब इस तरह तो बहुत डेटा मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, बट थोड़ा सा स्मार्टली आपको जज करना है ना, आम पढ़ाई और खास पढ़ाई जो हमने प्रीवियस सेशंस में भी डिस्कस किया हुआ है। तो थोड़ा सा ये हमारा स्मार्ट केस होना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इन सेशंस की मदद से आप ये चीज़ भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अब अपने पार्ट बी में आ जाते हैं, जो कि हमारा मध्य भारत है। ये इधर से थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के समझिएगा। तो इस क्षेत्र को जो है हमने पार्ट बी में रखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ बेसिकली दो बड़ी रियासतें थी। एक हमारी होलकर डायनेस्टी हो जाती है और दूसरी हमारी सिंधिया डायनेस्टी हो जाती है, और कुछ छोटे छोटे रियासतें थे। तो टोटल अगर हम देखा जाए तो कितने प्रिंसली स्टेट थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इधर से आ जाता है कि कुल 25 प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतें थी हमारे पार्ट बी में, मध्य भारत में। इसकी कैपिटल हमने देख ली थी इसके पहले वाले स्लाइड में, कि इसकी दो कैपिटल थी। इंदौर जो है समर कैपिटल थी और ग्वालियर जो है विंटर कैपिटल थी। इसका गठन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन जो है 22 अप्रैल 1948 में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका जो गठन है हमारा पार्ट ए का जो है 1947 में ही हो गया था, और पार्ट बी का जो है हमारा 22 अप्रैल 1948 में हुआ था। इसके जो सीएम थे, है ना, तो जो इनिशियल सीएम थे जब इसका गठन हुआ था, तब लीलाधर जोशी थे। ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है, कि बीच में एक दो और बने थे, वो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, पहला और लास्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो इनिशियल सीएम थे इसके शुरुआत में गठन के टाइम में, वो लीलाधर जोशी थे। और जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो रहा है कि 1955-56 के टाइम में, अगर टाइमलाइन में आप देखेंगे, तब जो है हमारे तख्त कमल जैन थे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग एरिया है, तो इसको दिमाग में क्लियर रखिएगा। फॉर्मेशन के टाइम में लीलाधर जोशी थे, और मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन में, रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम में जो है तख्त कमल जैन थे। गवर्नर की बात कर लेते हैं। गवर्नर इधर जो है हम इनको राज प्रमुख भी कह सकते हैं, कि जो राज प्रमुख थे वो जीवाजी राव थे, और हमारे जो उप राज प्रमुख थे वो हमारे यशवंत राव जी बने थे। ठीक है, गवर्नर भी हम उनको कह सकते हैं और राज प्रमुख भी कह सकते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ें आती हैं। तो आप समझिएगा कि जो हमारे लाइक राज प्रमुख थे वो जीवाजी राव थे, और इन्हीं का एक उप राज प्रमुख भी बनाया गया था, वो हमारे यशवंत जी राव थे। अब इसमें ये जो
हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये जो पॉइंट देख रहे हैं और ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये हमारे भोपाल के ऊपर जो एक क्षेत्र था जिसे हम सिरोंज के नाम से जानते हैं। ये जो है टोंक डायनेस्टी जो थी, टोंक रियासत थी, ये उसके अंडर आता था। ठीक है, मध्य भारत के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र था जिसमें जो है राजस्थान की टोंक डायनेस्टी थी, उनके अंडर आता था। और फिर जो ये मंदसौर में, ये जो राजस्थान वाले एरिया में जो है एक सुनील टप्पा करके एरिया था, जो कि वर्तमान में जो है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है राजस्थान के, वो हमारे मंदसौर वाले मंदसौर जिले के एरिया में आता था। ठीक है, तो ये जब राज्य का पुनर्गठन होता है तो इसकी अदला बदली हो जाती है। मंदसौर वाला जो हिस्सा है ये हमारा जो है राजस्थान में चला जाता है, और ये जो सिरोंज वाला है ये राजस्थान से उठ के हमारे विदिशा में ये मिल जाता है। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा लाइक मैप के थ्रू भी आप थोड़ा सा विजुलाइज करके दिमाग पे रखिएगा। सिरोंज जो है शुरुआत में मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं था, ये 1956 के बाद में जुड़ता है। और सुनील टप्पा जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ये जो 1956 के बाद जो है राजस्थान में झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है। बाकी ये दो हिस्से छोड़ के पूरा का पूरा जो मध्य भारत का हिस्सा, ये हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में आके मिल जाता है। इसी तरीके से हमारे ये जो सेंट्रल प्रोविंस इन बरार वाला रीजन है, तो ये जो इधर नीचे ये चीज़ अभी आगे हम थोड़ा सा समझेंगे इसको भी, पर फिर भी थोड़ा सा ब्रीफली आप देख लीजिए। ये जो नीचे वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती थी, है ना, जब देश के सारे राज्यों का गठन जो है वहाँ की भाषा के आधार पे होने लगा था, तो नीचे जो महाराष्ट्र वाले रीजन में, बिरार वाले रीजन में जो भी क्षेत्र आते थे, जिसमें लगभग 8 जिले थे, है ना, अमरावती, वर्धा, ये सब मिला के ये जो है महाराष्ट्र में मिल जाते थे। ठीक है, ये मध्य भारत वाले में सिर्फ दो हिस्से जो हैं हमने अदला बदली करके पूरा का पूरा हिस्सा ये इसमें मिलता था। सेंट्रल प्रोविंस में हमारा जो दक्षिण का हिस्सा था बरार वाला, इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट थे लगभग, वो जो है जो कि हिंदी बोली वाले क्षेत्र नहीं थे, वो महाराष्ट्र में मिल जाते थे। हमारा विंध्य प्रदेश जो है पूरा का पूरा जो है वर्तमान मध्य प्रदेश में मिल जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि इनमें से कौन सा हिस्सा जो है एज इट इज जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा बाद में बनता है, तो विंध्य प्रदेश बनता है। मध्य भारत भी कुछ हद तक रहता है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहते हैं ना, सिरोंज के सुनील टप्पा वाला जो एरिया था, और हमारा सेंट्रल प्रोविंस से नीचे वाला हिस्सा तो चला ही जाता है। तो इधर ये इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है कि विंध्य प्रदेश जो है पूरा का पूरा एज इट इज जो है मध्य प्रदेश में जुड़ जाता है। चलिए, तो इधर हमने जो है मध्य भारत पार्ट बी के बारे में देख लिया है। अब हम हमारे अगले उसके तरफ पढ़ते हैं। हमारा जो आता है विंध्य प्रदेश, हमारा पार्ट सी। ये इसमें थोड़ा सा फैक्ट्स ज़्यादा हैं, थोड़ा सा हमें समझना कि ये कौन सा एरिया हो जाता है। अगर आप एरिया वाइज देखें तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा आता है ना, ये हमारे पार्ट सी में ये एरिया जुड़ता है। इनमें से बघेलखंड जो हमारा रीवा का क्षेत्र हो जाता था, और बुंदेलखंड वाला एरिया, ये दो हिस्सों में ये आगे जाके बंटता है। फॉर्मेशन इसका कब हुआ था, इसका जो गठन जो है वो 13 मार्च 1948 में हुआ था, जिसमें 2 भाग थे, है ना, बघेलखंड और बुंदेलखंड। इस पूरे क्षेत्र के जो हेड कौन थे, राज प्रमुख कौन थे? जो राज प्रमुख थे इस क्षेत्र के, वो महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव जी थे। इनका नाम आपने काफी बार सुना ही होगा। फिर इसको हमने जो है 2 प्रशासनिक भागों में बांटा था। बुंदेलखंड जिसके जो हेड थे वो हमारे कामता प्रसाद सक्सेना जी थे, ठीक है, और रीवा में अवधेश प्रताप सिंह जो है इसके हेड थे, है ना। इनिशियली जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, कब हुआ था, 13 मार्च 1948 में। उस टाइम के इनके राज प्रमुख कौन थे, महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव जी। बुंदेलखंड का हेड कौन हो जाते थे, हमारे कामता प्रसाद सक्सेना जी हो जाते थे, और रीवा के हमारे अवधेश प्रताप सिंह हो जाते थे। आज इन्हीं के नाम पे यूनिवर्सिटी भी है रीवा पे। ये दोनों यूनिट जो हैं, ये दोनों जो प्रशासनिक क्षेत्र थे, इनको मिला दिया जाता था कब, जुलाई 1948 में। मार्च में जब गठन होता है तो 2 हिस्से होते हैं, फिर इनका जो है जुलाई 1948 में इन दोनों हिस्सों को मिला दिया जाता है। और फिर वहां की जो नई राजधानी बनाई जाती है वो होती है रीवा हमारी, और वहां के जो नए सीएम बनाए जाते हैं वो हमारे होते हैं शंभुनाथ शुक्ल, ये जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पहले देखा है। इधर से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं कि बुंदेलखंड के हेड कौन थे, रीवा के हेड कौन थे, फिर बाद में जो है यहाँ के सीएम कौन थे, गठन कब हुआ था, और राज प्रमुख कौन थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं हमारे विंध्य प्रदेश के। अब हम पढ़ते हैं, हमारे अगले पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। ये भी हमारा पार्ट सी में आता है, हमारा भोपाल रीजन जो आ जाता है। ये कब मर्ज हुआ था भारत में, ये 1 जून 1949 को मर्ज हुआ था भारत में, ठीक है। इसकी जो इनिशियल राजधानी कौन सी थी, इस्लामनगर थी, और यहाँ के शासक कौन थे, हमीदुल्लाह खान थे, जिन्होंने शुरू में जो है थोड़ा सा विरोध किया था कि इस क्षेत्र को जो है वो आज़ाद रखना चाह रहे थे, बट बाद में जो है इसको जो है भारत में 1 जून 1949 को मर्ज करा लिया गया था, जिसे बाद में जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भी बनाया गया था। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फैक्ट नहीं थे समझने के लिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को समझने के पहले थोड़ा सा जो है एक राज्यों के जो भी पुनर्गठन की जो भी कमिटीज बनी थी उसके एक बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन कब आए थे कि और उसमें क्या क्या हुआ था।
अब भारत की आज़ादी के बाद जो है राज्यों का पुनर्गठन जो है वहाँ की भाषा के आधार पर इसकी जो मांग थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी एक पहली कमेटी बनती है, जिसे हम एस के धार कमेटी के भी नाम से जानते हैं। ये कब बनती है? जून 1948 में बनती है। अभी जैसा आपने देखा है कि भारत की आज़ादी के बाद जो है सभी क्षेत्रों को जो है 4 भागों में बाँट दिया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में। और उसके बाद जो है ये मांग उठने लगी कि अब राज्यों का पुनर्गठन किया जाए वहाँ की भाषाई आधार पे, ठीक है। तो इसी को लेके जो है हमारी पहली जो कमेटी बनती है वो एस के धार कमेटी बनती है, जिसका गठन जो है जून 1948 में किया जाता है। और जो 3 मेंबर बॉडी थी, यानी इसमें 3 मेंबर्स थे हमारे, जो बाकी 2 मेंबर्स थे वो जगत लाल जी थे और पन्ना लाल जी थे, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको एस के धार कमेटी है कब बनी थी? जून 1948 में बनी थी। इसकी जो राय थी, इन्होंने जो है सरासर मना कर दिया था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पे नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है इस पॉलिसी को, मतलब इस डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं कि किसी भी राज्य का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पे नहीं किया जा सकता है, जिसको लेके आगे काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है। जो भी हमारे मांग उठ रही थी, जो भी उनके लीडर्स थे, तो वो इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो है कांग्रेस जो है वहाँ की फिर से एक नई कमेटी बनाती है, जिसे हम JVP कमेटी के नाम से भी जानते हैं। जे से हमारे जवाहरलाल नेहरू जी इसके मेंबर थे, वी से हमारे जो वल्लभ भाई पटेल जी मेंबर थे, और पी से हमारे पट्टाभाई सीतारामैया जी इसके मेंबर थे। तो ये भी 3 मेंबर बॉडी थी। ये कब बनी थी? ये दिसंबर 1948 में बनी थी। ये कब बनी थी? अगर ये चीज़ आती कि इनमें से सबसे पहले कौन सी बनी थी, तो एस के धार कमेटी सबसे पहले बनी थी। JVP कमेटी जो है दिसंबर 1948 में, उसी वर्ष में 1948 में बनी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि जो एस के धार के रिकमेंडेशंस थे उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विरोध हो जाता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1 अप्रैल 1949 को सबमिट करते हैं, जिसमें ये कमेटी भी जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को ये भी मतलब खारिज कर देते हैं, कि ये भी कहते हैं कि भाषा के आधार पे नहीं किया जा सकता है। एस के धार जो कहते हैं कि प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन पे जो है राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के एस के धार और JVP ये दोनों जो है भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन को मना कर देते हैं। इधर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो कि किताबों में तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, जानकारी के लिए आप याद रखिएगा कि एस के धार कमेटी को जो है एक प्रपोजल, जो एक मेमोरेंडम जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी पेश करते हैं, जिसमें जो है वो महाराष्ट्र वाले रीजन को जो है, महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन के विभाजन को भाषा के आधार पे विभाजन के लिए जो है वो प्रपोजल रखते हैं। तो उनका भी मानना था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पे होना चाहिए। फिर जब JVP कमेटी की भी उसकी भी रिकमेंडेशंस आ जाती हैं कि भाषा के आधार पे गठन नहीं किया जा सकता है, उसी वक्त जो है हमारे आंध्र प्रदेश वाले जो क्षेत्र है, जो कि मद्रास का हिस्सा था, उसमें जो है हमारे एक व्यक्ति थे पोट्टी श्रीरामल्लू। इन्होंने जो है आमरण अनशन किया था। इनकी डिमांड थी कि आंध्रा को जो है मद्रास से अलग किया जाए। तेलुगु स्पीकिंग क्षेत्र जो थे, जो तेलुगु बोलने वाले क्षेत्र थे, उनको जो है तमिल बोलने वाले क्षेत्र से अलग किया जाए। तो इन्होंने जो है आमरण अनशन किया था, और लगभग जो है 58 दिन के अनशन के बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जो है उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अशांति फैल जाती है और काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगता है। तो इसी को ध्यान में रखते जो है हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भारत का पहला भाषाई आधार पे राज्य बनाते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, आंध्र प्रदेश, जिसका गठन जो है हमारा 1 अक्टूबर 1953 में होता है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रखिएगा कि सबसे पहला राज्य जो है भाषा के आधार पे कौन सा बनता है, हमारा आंध्र प्रदेश बनता है। उसका गठन कब होता है? 1 अक्टूबर 1953 पे होता है। उसके लिए जो है किन्होंने आमरण अनशन किया था? उसके लिए जो आमरण जो है पोट्टी श्रीरामल्लू जी ने किया था। फिर हमारी एक अगली कमेटी बनाई जाती है, जिसे हम जो है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगी, फैजल अली है, ठीक है। फैजल अली कमेटी हमारी बनाई जाती है, जिसके बाकी 2 मेंबर्स के नाम होते हैं KM पनिकर और HN कुंजरू। इस कमेटी का जो गठन है वो दिसंबर 1953 में होता है, और ये जो अपनी जो रिपोर्ट है वो 1955 में सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को। इन्होंने जो है कुल 16 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाने की अनुशंसा करते हैं, और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पे होना चाहिए, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस में होना चाहिए। बट एक और जो डिमांड थी कि एक भाषा और 1 लैंग्वेज और 1 स्टेट की पॉलिसी को ये रिजेक्ट कर देते हैं। इनका ये कहना था कि हाँ, भाषा के आधार पे जो है राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, पर लेकिन एक भाषा और एक राज्य ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वाली चीज़ को जो है, सब क्लॉज को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो उन्हीं की इन्होंने जैसे रिपोर्ट 1955 में जो है सबमिट करते हैं, 16 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी की ये अनुशंसा करते हैं। फिर इनकी रिपोर्ट के बेसिस में जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारा
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आता है, जो कि हमारे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनिशिएट किया जाता है ना। ये सारे फैक्ट्स यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। रिपोर्ट कब दी थी उन्होंने? 1955 में दी थी। क्या अनुशंसा की थी उसमें? 16 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी। लिंग्विस्टिक बेसिस में राज्यों का पुनर्गठन को एक्सेप्ट करते हैं, बट 1 लैंग्वेज 1 स्टेट पॉलिसी रिजेक्ट करते हैं। इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो कब इंप्लीमेंट होती हैं? 1 नवंबर 1956 में। टोटल जो है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं का गठन किया जाता है। ये चीज़ जो है आप पॉलिटी में इसको थोड़ा सा इधर हम पढ़ाने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कौन कौन से राज्य बने थे वो आप ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि वो प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए खासकर ज़्यादा। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज़ इंप्लीमेंट की जाती है? तो ये जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू ये इंप्लीमेंट की जाती है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हमारे 2 आर्टिकल होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये हमें बताइएगा कि किस आर्टिकल के तहत जो है क्या प्रावधान है, कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से स्टेट का जो गठन जो है आर्टिकल 2 से किया जाता है और किस टाइप के राज्यों का गठन जो है आर्टिकल 3 से किया जाता है। और हाल ही में जो हमारा तेलंगाना राज्य बना है आंध्र प्रदेश से हट के, तो वो कौन से आर्टिकल के मदद के थ्रू बना है, तो ये चीज़ आप जो है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड था। हम अपने राज्य के, हमारे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को थोड़ा सा अच्छे से बेहतर से समझने के लिए ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। एक चीज़ और, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं थोड़ा सा मिस कर गया कि फैजल अली जो कमीशन था, इन्होंने जो है मध्य प्रदेश का गठन में जो है मध्य प्रदेश की राजधानी किसको सजेस्ट किया था? जबलपुर को सजेस्ट किया था। ठीक है, बट बाद में जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है भोपाल को उसको चुना था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि भाई कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कमीशन ने जो है कमेटी ने जो है कौन से क्षेत्र को जो है मध्य प्रदेश की राजधानी का रिकमेंडेशन दिया था, तो जबलपुर के लिए दिया था। तो इस मैप में आप फिर हमारा आमची मध्य प्रदेश देख सकते हैं कि एक्चुअल में मध्य प्रदेश जो है 1 नवंबर 1956 को कैसा दिखता है। तो ये हमारा जो है मध्य प्रदेश का जो गठन है 1 नवंबर 1956 में ऐसा जाके फाइनली बन के तैयार हो जाता है। भाई अब हम थोड़ा सा यहाँ की अब इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ मिस कर गए कि विंध्य प्रदेश में टोटल 38 यानी 38 रियासतें थीं, जिसमें जिस हिसाब से विंध्य प्रदेश जो है रियासतों के मामले में सबसे बड़ा जो है पार्ट था। कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा पार्ट में सबसे ज़्यादा रियासतें थीं, तो वो हमारा विंध्य प्रदेश था। ठीक है, इसमें 38 थी, हमारे मध्य भारत में 25 थी और हमारे सेंट्रल प्रोविंस में 15 थी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सबसे ज़्यादा रियासतों वाला कौन सा हिस्सा था? विंध्य प्रदेश था। तो ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, जो कि 1 नवंबर 1956 में ऐसा दिखता था। इसको थोड़ा सा हमने अलग करके रखा हुआ है छत्तीसगढ़ वाले एरिया को। तो आइए थोड़ा सा एक ब्रीफली नज़र में देख लेते हैं कि इसमें कितने ज़िले थे, कौन कौन से ज़िले कहाँ क्या कैसे थे। तो जब मध्य प्रदेश का गठन होता है, इसमें टोटल जो है 43 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, यानी 43 ज़िले होते हैं। 1 नवंबर 1956 की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस 9 संभाग होते हैं, यानी 9 डिविजन्स होते हैं इसमें। ठीक है, 2 संभाग जो है हमारे छत्तीसगढ़ वाले एरिया में होते हैं, 7 संभाग हमारे मेन मध्य प्रदेश में होते हैं। ठीक है, 37 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो हमारे मध्य प्रदेश में आते थे, और 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं छत्तीसगढ़ में, जो भी उस टाइम में मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। थोड़ा सा इसको बाइफिकेशन समझिएगा बस, है ना। तो 37 + 6 43 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पुनर्गठन के समय में 1 नवंबर 1956 में होते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े जिले थे, जैसे मुरैना हो गया, तो आज के समय में जो है मुरैना श्योपुर हो गया, है ना। नीमच मंदसौर वाला जो है पहले मंदसौर ही नाम से जाना जाता था। झाबुआ अलीराजपुर जो है झाबुआ के नाम से जाना जाता था। हमारा जबलपुर कटनी जो है जबलपुर के नाम से जाना जाता था। अनूपपुर शहडोल उमरिया जो है शहडोल के नाम से। तो ये बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट थे। तो ये कुल मिला के जो है 37 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम में। ठीक है, फिर 1972 में जो है ना, 2 नए जिले बनते हैं। कौन से बनते हैं? सीहोर से अलग होकर, सीहोर की तहसील जो भोपाल थी उसको जिला बनाया जाता है। और इधर हमारे दुर्ग के जिले में जो है हमारे राजनांदगांव को, दुर्ग से हटा के राजनांदगांव को दूसरा जिला बनाया जाता है। ठीक है, तो 1972 के टाइम में हमारे टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाते हैं? 45 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। 2 नए डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से ऐड हो जाते हैं? भोपाल और राजनांदगांव। ये चीज़ दिमाग में अच्छे से बैठाइएगा। जब पुनर्गठन होता है तब 43 थे, 1972 में 2 नए जिले बनते हैं। कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव। ठीक है, तो ये दोनों अलग होकर बनते हैं, तो कुल जिलों की संख्या हो जाती है 45 हो जाती है। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा डिविजन्स भी देख लेते हैं। तो जब पुनर्गठन के समय में 43 डिस्ट्रिक्ट और 9 डिवीजन थे। ठीक है, टोटल जो है
43 डिस्ट्रिक्ट 9 डिवीजन थे। 1972 में 2 जिले ऐड होते हैं तो 45 हो जाते हैं। और 1980 के 80-81 के समय में 3 नए जो है मतलब 81 से लेके 85 के बीच में 3 नए डिवीजन्स ऐड होते हैं मध्य प्रदेश में। कौन कौन से हो जाते हैं? हमारे ये ऊपर नॉर्थ वाले रीजन में चंबल हो जाता है, फिर हमारा होशंगाबाद हो जाता है, और हमारे छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट में जो हमारे बस्तर डिवीजन हो जाता है। तो ये 3 डिवीजन का जो डेवलपमेंट है 1981-82 के टाइम में होता है। कई जगह जैसे हमें मालूम है कि एमपी गजब है, तो यहाँ कई सारे डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होते हैं। तो होशंगाबाद जो है कई जगह ये दिया हुआ है कि 2008 में इसका गठन किया जाता है, और कई जगह ये दिया हुआ है कि 2008 में इसका नाम बदला जाता है नर्मदापुरम। तो ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, तो आपको थोड़ा सा ये वाला फैक्ट उस हिसाब से लेना है। तो हमने क्या देखा, 1972 में 45 जिले हो जाते हैं, 1980-81 में जो है 12 डिवीजन हो जाते हैं ना, 9 पहले थे फिर +3 हो जाते हैं, तो 12 डिवीजन हो जाते हैं। तो 1980 तक की पिक्चर क्लियर हो गई आपके दिमाग में कि यहाँ तक कोई ज़्यादा डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको जो है 1980 के बाद से लाइक 98 से, कि अगर आप इस मैप में देखेंगे तो अब यहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत आ जाती है कि अभी तक हमारे 1972 तक 45 जिले हो जाते हैं। मई 1998 में बीपी दुबे कमेटी आती है, जो कि जो है 8 नए जिलों की अनुशंसा करते हैं। 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बनाने को कहते हैं। ठीक है, कई किताबों में 10 भी दिया हुआ है और कई किताबों में 8 भी दिया हुआ है, तो हर किताब में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बट हाँ, मैंने जो गवर्नमेंट डेटा में देखा तो उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट थे, तो जिसमें वर्तमान के मध्य प्रदेश में 4 जिले आ जाते हैं। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ वाले जिले हमें नहीं देखने, वो हमारे अगर सीजीपीएससी की तैयारी करनी है तो फिर वो आप देखिए, बट आपको एमपीपीएससी की तैयारी करनी है तो एमपी के ही डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करना है हमें। तो 8-9 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, किसके कौन सी कमेटी के बेसिस में? बीपी दुबे कमेटी के बेसिस में। ये कब बनाए जाते हैं? मई 1998 में इनकी अनुशंसा की जाती है। अब देख लेते कौन कौन से जिले जो हैं किन से हट के बने थे। तो टोटल जो है हमारे 4 जिले थे जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में थे। तो जो पहले बने थे वो मुरैना से अलग होके कौन बना था? हमारा श्योपुर, जो डार्क वाला रीजन है, और जो लाइट वाला रीजन जो है डार्क से हट के बना था। फिर हमारे इधर खरगोन आ जाता है। खरगोन किससे हट के बना था? सॉरी, बड़वानी जो है किससे हट के बना था? खरगोन से हट के बना था। फिर हमारे जबलपुर आ जाते हैं, तो जबलपुर से हट के कौन से डिस्ट्रिक्ट बनते हैं? हमारे कटनी बनते हैं। ठीक है, फिर हमारे मंडला आ जाते हैं। मंडला से हट के कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है? तो डिंडोरी बनते हैं। ये टोटल 4 नए डिस्ट्रिक्ट थे, वो पुराने जिलों से हट के बनते हैं। अब इनको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो जाता है, तो यूजली आप इस फॉर्मेट में भी इसको याद कर सकते हैं, BSTK। ठीक है, तो बी से हमारा बड़वानी हो जाता है, एस से श्योपुर हो जाता है, डी से डिंडोरी हो जाता है, के से कटनी हो जाता है। तो ये हमारे पहले 4 नए जिले बनते हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 45 + 4 49 हो गई। और इधर 4 जो है हमारे छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, तो टोटल 53 हो जाते हैं। ठीक है, 4 छत्तीसगढ़ में, तो टोटल 53 हो गई है ना। अब हम बढ़ते हैं जुलाई 1998 में। जुलाई 1998 में जो है हमारी दूसरी कमेटी आती है, जिसका नाम होता है सिंहदेव कमेटी। ये भी जो है 8 नए जिलों की अनुशंसा करते हैं, तो जिनमें से वर्तमान मध्य प्रदेश में 3 जिले रह जाते हैं। ठीक है, तो टोटल ये 8 करते हैं और वर्तमान मध्य प्रदेश में 3 रह जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हो जाते हैं। तो हमारे मंदसौर से हट के बनते हैं नीमच, हमारे होशंगाबाद से हट के बनते हैं हरदा, और हमारे शहडोल से हट के बनते हैं उमरिया। ठीक है, वर्तमान शहडोल जो है यहाँ तक है, अभी इधर तो अनूपपुर आ जाते हैं, बट हाँ ये हम 98 की बात करें, 98 में जो है इतना शहडोल हो जाता है और इधर जो बन जाते हैं उमरिया बन जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मध्य प्रदेश में वर्तमान मध्य प्रदेश में रहते हैं। बाकी 5 जो हैं कहाँ चले जाते हैं? छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में 1998 जुलाई 1998 में कितने जाते हैं? 61। 45 + 16 8 8 16, तो 61 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं मध्य प्रदेश में। ये कब तक रहते हैं? 2000 तक रहते हैं, जब तक मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हो जाता है। आप शॉर्ट में इसको जो है HUN हून के उससे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 3 जिले जो है 1998 में आते हैं। फिर हमारा जो है 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाता है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 84th अमेंडमेंट एक्ट 2000 के थ्रू जो है MP का डिवीजन हो जाता है, जिसमें जो है मध्य प्रदेश के 16 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीजन जो हैं छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो वापस से मध्य प्रदेश में फिर कितनी जिलों की संख्या बचती है? 45 जिलों की संख्या बचती है। क्यों? क्योंकि 16 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, और डिवीजन में कितनी बचती है? वापस से जो है 9 डिवीजन की संख्या बचती है मध्य प्रदेश में। क्यों? क्योंकि 3 जो है कौन कौन से? बस्तर, दुर्ग और रायपुर जो हैं छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो 1 नवंबर 2016 को जो है मध्य प्रदेश में कितने जिले बचते हैं? 45 जिले बचते हैं। कितने डिवीजन बचते हैं? 9 डिवीजन बचते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप दिमाग में याद रखिएगा।
आइए तो अब हम देखते हैं कि अगले नए जिलों का गठन कब होता है। तो अगले जो नए जिले बनते हैं वो 15 अगस्त 2003 को बनते हैं। इनमें से कितने जिले बनाए जाते हैं? 3 नए जिले बनाए जाते हैं। कौन कौन से बनाए जाते हैं? हमारे गुना से अलग होकर जो है अशोकनगर को बनाया जाता है, खंडवा से अलग करके हमारे बुरहानपुर को बनाया जाता है, और शहडोल से अलग करके जो है हमारा अनूपपुर को बनाया जाता है। तो ये 3 नए जिलों का गठन कब होता है? 2003 में। ठीक है, इनके डेट्स थोड़े से अलग अलग हैं, तो उतना मगअप करने की जरूरत नहीं, उतनी याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, आखिरी के जो 49-50 के बाद जो जिले हैं उनके डेट्स आपको याद करने हैं, इनके उतने याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो कुल जिलों की संख्या हो जाती है 48, है ना। 2003 में कुल जिलों की संख्या हो जाती है 48। अब थोड़ा सा यहाँ आप कंफ्यूज करेंगे कि बुरहानपुर जो है, अब BSD वाले उधर वाले से थोड़ा सा बुरहानपुर और बड़वानी में आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे कि पहले कौन सा बना था। तो थोड़ा सा सिंपल सा लॉजिक याद कर लीजिएगा कि हाँ ठीक है, बड़वानी पहले आता है। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट में देखेंगे तो वो पहले बना था, तो 98 में बड़वानी बना था, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ, पर ये याद होना चाहिए कि बड़वानी जो है आपका वेस्ट में ही आएगा। अगर आप सदर्न साइड के डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो सदर्न साइड में सबसे वेस्ट में आएगा, तो वेस्ट में आता है। तो पहले बड़वानी बना था, फिर बुरहानपुर जो है 2003 में बना था। तो इस हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब ये कंफ्यूजिंग एरिया है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कंफ्यूज मत करिएगा बुरहानपुर और बड़वानी में। फिर मई 2008 में जो है हमारे 2 नए जिले बनते हैं। इनके डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, हम अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो जिला बनता है हमारा वो अलीराजपुर बनता है। किससे अलग होके? झाबुआ से अलग होके। दूसरा हमारा जो बनता है सिंगरौली बनता है। किससे अलग होके? सीधी से अलग होके। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये 50वां जिला होता है। यहाँ मध्य प्रदेश जो जिलों में अपनी अरसा तक बनाता है, तो ये 50वां जिला होता है जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा बनता है। अब इसका जो गठन है ये 17 मई को होता है, 17 मई 2008 को होता है, और इसका जो गठन है ये 24 मई 2008 को होता है। अब इनकी डेट्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो इन दोनों की डेट्स आप याद रखिएगा कि अलीराजपुर का जो गठन है ये हमारा 49वां जिला रहता है मध्य प्रदेश का। इसका गठन जो है 17 मई 2008 में होता है, और इसका जो गठन है सिंगरौली का 24 मई 2008 में होता है। फिर 2013, 16 अगस्त 2013 को हमारा जो है 51st यानी 51वां जिला कौन सा बनता है? आगर मालवा बनता है। ये किससे अलग होता है? ये शाजापुर से अलग होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। 2013 को, 16 अगस्त 2013 को जो है हमारा आगर मालवा बनता है शाजापुर से अलग होके, और 1 अक्टूबर 2018 को हमारा निवाड़ी बनता है टीकमगढ़ से अलग होके। तो इस प्रकार से वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले हो जाते हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं। इधर हम प्रीवियस स्लाइड में आए तो 2008 में ही जो है हमारे 10वें संभाग का भी गठन होता है, जिसे हम शहडोल के नाम से जानते हैं। ये हमारा 10वां संभाग होता है जिसको हम शहडोल के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसका गठन 2008 में होता है, और इसी वर्ष जो है होशंगाबाद डिवीजन का जो है नाम जो है नर्मदापुरम कर देते हैं, ठीक है। तो नर्मदापुरम का नाम जो है कब बदला जाता है? 2008 में। शहडोल का गठन कब होता है? 2008 में। हमारा 11वां जिला जो है 11वां संभाग जो अभी अंडर प्रोसेस है वो कौन सा है? छिंदवाड़ा है। तो भविष्य में हम उसको भी संभाग बनते हुए देख सकते हैं। तो टोटल हमने अभी सारे जिलों के गठन देख लिए, सारे डिविजन्स के गठन देख लिए, कौन कौन से जिले से हट के बने हुए हैं। मध्य प्रदेश का पूरा एक पुनर्गठन देख लिया हुआ है। तो आई होप यहाँ तक अब आपको मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से लेके कोई भी समस्या नहीं होगी। आगे आने वाले सेशंस में हम जो है मध्य प्रदेश के जिलों को लाइक उनके संभाग वाइज देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कौन सा जिला कौन से संभाग में आता है, कौन बड़ा कौन छोटा। सारी चीज़ें हम बहुत ही ब्रीफली जो है अगले सेशन में कवर करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। जिस तरीके से हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है उसी प्रकार से हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल को लाइक करिए।